डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल मयंक चौबे जी। स्वागत कर रहा हूं मैं कर्नल चौबे का। आज आप नमस्कार टोपी सर। नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आज मूड में हैं कर्नल चौबे। और कर्नल चौबे से मैं एक बस छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि साहब आप एस्ट्रोलॉजर हैं क्या, भविष्यवक्ता हैं क्या? आपने कुछ कहा था बगराम के बारे में कि साहब की बगराम का रास्ता जो है वो साउथ ब्लॉक होके जाता है। फिर आपने ये भी कहा था कि सितंबर अक्टूबर के महीने जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो हम सोच रहे थे कि शायद ऑप सिंदूर 2.0 होगा। यहाँ तो जो कुछ और ही हो रहा है, बिना ऑप सिंदूर के ही माइनस ऑप सिंदूर में ही हालत खराब हो रही है इनकी। जी मुझे रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। एक चौपाई थी वो, हम्म। संतन के घाट पर भई संतनी, हाँ, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की चित्रकूट भीड़, के घाट पर भई संतन भई की संतन भीड़, की भीड़, तुलसीदास तुलसीदास चंदन चंदन घिसे घिसे तिलक देत तिलक रघुवीर। दे रघुवीर। रघुवीर तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि चंदन कौन घिस रहा है और तिलक कौन लगा है। नहीं, लेकिन ये अनाउंसमेंट हनुमान जी ने किया था ना। ये हनुमान जी, सर देखिए इस समय मैं कहता हूँ क्योंकि कि ऑफिस तुलसीदास जी जिनके तिलक कर रहे थे उनको पता नहीं था कौन है, तब कौन हनुमान जी ने है। वहां पर ये हाँ, अनाउंसमेंट किया कि साहब की हाँ। तिलक दे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे दे रघुवीर। देत रघुवीर। तब फिर तुलसीदास जी को पता चला तो उन्होंने भगवान के पैर पकड़ लिए। तो पर इसको दूसरे परिपेक्ष में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटरल वर्ड मीनिंग कि इस समय कौन चंदन घिस रहा है ये नहीं पता और तिलक कौन लगा रहा है ये भी नहीं पता। तो इस समय हालत पाकिस्तान की ये है कि कौन घिस रहा है उनको ये नहीं पता और कौन छेप रहा है ये भी नहीं पता लग रहा है। ये हालत है सर। तो मैं तो कहता हूँ भाई, जो लोग रेड क्लिफ लाइन के इस पार पैदा हुए हैं वो खुशकिस्मत हैं। थोड़ा-सा भगवान की निगाह में ग्रिड रेफरेंस इधर-उधर हो जाता तो बहुत बुरे फँसते। तो अपने भाग्य को धन्यवाद दीजिए कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और माँ भारती की सेवा में संलग्न हैं। रहिए, तत्परता से करिए, यहीं पे निर्मल आनंद है और यही सुख है। नहीं, सुख तो इस समय आनंद तो वो ले ले रहे हैं ना आपके अफगानिस्तान वाले, तालिबान, है ना? हाँ। तालिबान वाले। वो तो बिल्कुल पूरी निर्मल आनंद की स्थिति में। मजे की बात देखिए है कि लोगों ने खबर चलाई कि आईनी एयरबेस जो है वो ले लिया गया भारत से। ले लिया गया, हाँ। फिर मैंने चेक किया तो पता चला तो भारत को तो 2022 में ही खत्म हो गया था उसका हाँ, लीज़ एग्रीमेंट। खत्म हो गई थी बेचारे की उसकी तो। और भारत ने उसको एक्सटेंड करने के लिए कहा भी नहीं, भारत ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। ना, हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं था वो। और वहाँ पे कोई फाइटर्स वगैरह स्टेशन नहीं कर रखे थे, खाली MI-17 वगैरह थे। और वो नॉर्दर्न अलायंस जब तक था तब तक उसकी हेल्प के लिए कर रखा था भारत ने। अब बस, ना तो नॉर्दर्न अलायंस है ना उसकी जरूरत है, तालिबान से हमारे रिश्ते मधुर हो गए। दैट वाज प्योरली अफगानिस्तान सेंट्रिक। बिल्कुल। ये अलग बात है कि हम कहते रहते हैं कि हाँ वहां से चला देंगे, सुखोई उड़ा देंगे, तो ये डरते रहते हैं बेचारे भाई लोग हमारे। लेकिन बगराम इज सीरियस बिजनेस ना। तो
बगराम की नींव बहुत पहले रख दी गई थी ये ट्रम्प साहब ने जब से अपने अटरेंसेस शुरू किए थे, ये काफी पहले से काम चल रहा था। देखिए, कोई काम अचानक नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही होती है। तो भारत जो थे, भारत के डिप्लोमैट्स को आप थोड़ा-सा कम मत आंकिएगा यहाँ पर। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, वो कुछ सोच समझ के लिया जाता है और उसमें जो सिलेक्शन होता है, बहुत सोच समझ के होता है। अगर संजय दीक्षित जी को उन्होंने आईएएस अलॉट की थी, तो इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये महारत हासिल रखते हैं। उसी प्रकार से जिसको आईएफएस अलॉट की थी, ये मान के चलिए कि वो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट है। कूद के पाँव पालने में फलने लगते हैं, पहले ही पता लग जाता है। तो इस समय ये एक भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है कि ऐसी स्थिति पर आते हैं जहां पर आपको दूसरी पार्टी जो है वो स्वयं आकर बोलती है कि आइए और हमारे घर के साज सज्जा जो है आप इसका इंटीरियर डेकोरेशन आप कीजिए। और साउथ ब्लॉक में अर्ली मॉर्निंग उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके देते हैं, तो जॉइंट स्टेटमेंट जो था वो बहुत कुछ बता के जाता है कि आखिर भारत और अफगानिस्तान के संबंध आगे चलकर कैसे रहेंगे। और उस समय जो था वो मैंने एक बयान दिया था, वो ये कहा था कि बागराम एयरबेस का रास्ता जो है वो साउथ ब्लॉक दिल्ली से होकर गुजरेगा। और भारत जो है वो विश्व गुरु बनकर उभरा नहीं, उभर चुका है। और तीसरी बात कि भारत उस इलाके में गेम खेल नहीं रहा है, गेम खिला रहा है। तो इन चीज़ों को लोग जो हैं वो थोड़ा-सा कम समझे थे और एक मामूली सा विज़िट करार करके उन्होंने उस चीज़ को उड़ा दिया था, जबकि इस विज़िट के बहुत सारे मायने थे। और धीरे-धीरे हम देखते हैं वहाँ पर न जाने क्या-क्या रसना, कोई गोल्ड स्पॉट और इस नाम के कोई हवाई जहाज जाते हैं, उतरते हैं वहाँ पर। और रिसेंटली हमने देखा है C-17 जो है वहाँ खड़ा हुआ था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं वो आम आदमी जो है पकड़ नहीं पाता, परंतु आपको डॉट्स को कनेक्ट करते अगर आप चलेंगे, तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा वहाँ पर, जैसा कि संजय जी ने तो बताया। C-17 में तो कह रहे हैं साहब हमारा वो अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल है। सर पता नहीं सर, हम वो अर्थक्वेक आया था ना 6.6 रिक्टर स्केल पर तुर्की में आया था। तो तुर्की की हालत तो ऐसी थी, बेचारे अब किस मुँह से माँगेंगे भारत से, अगर उनको सहायता चाहिए भी होगी, तो कैसे बोलेंगे? कि उन्होंने दोस्ती का बिल्कुल तगड़ा मुज़ाहिरा किया था सियालकोट में अपने 2 ड्रोन पायलट्स को बिठाकर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो भारत ने तो फिर भी ऑपरेशन दोस्त चलाया था और तुर्की वालों की जान बचाई थी उसमें। वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। हमने अपना एक फील्ड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया था इससे पहले कि सेकंड रिलीफ वहां पहुंचती किसी और कंट्री की। भारत ने ऑलरेडी अपना फील्ड हॉस्पिटल वहां पर एस्टैब्लिश कर दिया था। तो दैट वाज द स्पीड जिससे कि हम लोगों ने काम किया था। तुर्की को, हालांकि तुर्की का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से रहा है कि यूएन में उसने कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, परंतु फिर भी हमने इंसानियत के नाते वसुधैव कुटुंबकम के नारे को चरितार्थ करते हुए हमने वहां पर एक फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना की ऑपरेशन दोस्त के तहत। और तुर्की ने उसका हमको फल ये दिया कि बैरक्तार ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान को दिए। चलिए कोई बात नहीं, आप एक्सपोर्ट करते रहिए, लेकिन आपने अपने 2 ड्रोन पायलट बता दिए। तो टर्की वाले तो बहुत क्या बोलते हैं, इस वक्त इस उम्मीद में है कि साहब कि वो जो है वो पूरे विश्व के इस्लामी कंट्रीज का नेतृत्व करेंगे। तो बीच में कोई व्यवधान आया था मेरे ख्याल से। हाँ, आपकी पिक्चर थोड़ी सी फ्रीज हो रही है, अब ठीक हो गई। जी, तो वो दो ड्रोन पायलट जो सियालकोट से ऑपरेट कर रहे थे, जो कि तुर्की से संबंध रखते थे, उनकी बेचारों ने नमाज जनाजा अदा की वहां पर और फिर उनको रुखसत किया वहां से पाकिस्तान से। तो द डैमेज वाज डन। दोनों देशों के बीच में एक जो तलखी थी संबंधों में वो दिखाई देने लगी। और इसका रिजल्ट वो था कि आपको ध्यान होगा कि चेल्बी एक कंपनी है जो कि तुर्की से संबंध रखती है, जिसके 9% शेयर जो है वो एर्दोगान साहब की बिटिया मिसेस बायरख्तार के नाम पे, सुमैया बायरख्तार के नाम पर है। तो बैरक्टर तो ड्रोन वाले की बीवी है वो? जी 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 जी, बायरख्तार वाले ड्रोन की बीवी है और एर्दोगान साहब की बिटिया है। 9% शेयर है उसमें एर्दोगान फैमिली का। अब सर ये मान के चलिए, देखिए राजा का परिवार अगर एक भी उंगली रखता है तो पूरा जो डिश होती है वो राजा की हो जाती है वो। अब आप चाहे कुछ भी बोलते रहिए, 9% शेयर है या कुछ भी है, फिर वो कंपनी ये मान के चलिए कि वो एर्दोगान साहब की कंपनी है वो। तो एर्दोगान साहब की कंपनी जो थी हमारे एयरपोर्ट पे ऑपरेट कर रही थी ग्राउंड हैंडलिंग के लिए, और उनके दामाद साहब जो थे वो ड्रोन बना के दे रहे थे पाकिस्तान को। तो नेचुरली संबंध थोड़े से तो खराब होने ही थे। तो
हो गया, और जो अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल जो जाना था तुर्की है वो जाके रुक गया काबुल में। तो बागराम एयरपोर्ट पे जाके उतार दिया उसको हमने। तो जहाँ जिसको ज़रूरत थी सर उसके हिसाब से हम साज़ो-सामान पहुँचा देते हैं, और समय की और ज़रूरत को देखते हुए हम ऐसे साज़ो-सामान जो है वो ज़िम्मेदार लोगों को सौंप देते हैं। तो इस समय ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया था तालिबान ने, तो इसलिए हमने उनको कुछ साज़ो-सामान वहाँ पहुँचा दिया सर। रिलीफ मटेरियल पहुँचाया है सर, अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल है कि नहीं ये इसका मुझे मालूम नहीं है। बट डेफिनिटली दैट मटेरियल इज़ गोइंग टू गिव गुड रिलीफ टू द तालिबान, दैट इज़ फॉर श्योर। नहीं, तालिबान ने तो और भी काम किया है। उन्होंने कोई जो पुराने जहाज़-वहाज़ थे, वो भी उड़ा लिए हैं। कह रहे हैं कि साहब अब हम जहाज़ भी उड़ा लेते हैं। उड़ा सुना लेते है हैं उनकी हम, कोई एयर डिफेंस वगैरह भी आ गई है। आ गई है। मैंने सुना है वो मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी लग गए हैं। ये सब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है? और पाकिस्तान उनको किस तरह से, यदि पाकिस्तान उनको गुफाओं में भेजेगा, किस तरह से भेजेगा? ये भी मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आपको तो ऑर्डिनेंस का और लॉजिस्टिक्स का बहुत अनुभव है, तो कृपया हमें थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें कि ये कार्य जो है ये किस प्रकार करेगा पाकिस्तान? और वैसे जो पाकिस्तान के जो अभी जो मर रहे हैं करीब 300 पर मंथ का जो उनका रिकॉर्ड एट्रिशन है। रेट है, 300 सोल्जर्स उनके हर महीने खर्च हो जाते हैं। और मैं डिस्कस कर रहा था और कर्नल रैना से ही डिस्कस कर रहा था कि वो कम से कम एक साल में एक ब्रिगेड चली जा चुकी है उनकी। इसी साल में दे हैव लॉस्ट अ ब्रिगेड फुल ऑफ पर्सन्स, सोल्जर्स। नंबर 1। सेकंड, कोई पंजाबी जो है वो पश्तूनों से और बलोच से लड़ के राजी नहीं है। कहते हैं साहब कि हम इनसे क्यों लड़े? पश्तून कहते हैं तो हम भाइयों से क्यों लड़े? बलोच और पश्तून आपस में एक हो गए। पूरी जो उनकी जो सोल्जरी है, जो उनकी नीचे का जो पूरा सिस्टम है, उनमें मुल्ला मुनीर जो है मोस्ट अनपॉपुलर है। अगर कोई लीडरशिप मिले तो 90% ऑफ 90 क्यों, उसको 99% ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस would catch hold of मुल्ला मुनीर and send him to the gallows। तो इस सिचुएशन में ये अफगानिस्तान में कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये जो टॉक्स कोलैप्स हुए हैं, ये टॉक्स कोलैप्स होने का क्या कारण है? टॉक्स कोलैप्स होने का कारण ये है, मुख्य कारण, कि पाकिस्तान कह रहा है कि आप टीटीपी को वो कंट्रोल कीजिए। वो कह रहे हैं टीटीपी आपका प्रॉब्लम है, हाँ, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, आपके देश में है वो। ये देश में है वो, आपकी हुँ, इंटरनल प्रॉब्लम है। जिसको इन्होंने मारने का दावा किया था, उसने तो बोला कि भाई साहब मैं तो यहाँ बैठा हूँ आपके पास ही, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं मुझे मारने के लिए? आपको ध्यान होगा जब इन्होंने पहले एयर स्ट्राइक किए थे, तो इन्होंने एक श्रीमान जी का नाम लिया था और कहा था कि भई हमने उसको खत्म कर दिया है। तो उन भाई साहब ने 1 घंटे के बाद में अनाउंस कर दिया कि मैं तो आपके नाक के नीचे बैठा हुआ हूँ, आप कहाँ देख रहे हैं वहाँ पर? तो अ, कारण इसका ये है कि आपको ध्यान होगा सर, इनके कमेंटेटर आते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे और सुनते हैं पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और वो जब बात करते हैं तो चिड़िया-विड़िया की बात करते हैं कि जो उनके पास में खबर लेकर आती है। तो उन्होंने एक एक प्रोग्राम में सेठी बैठ के साहब, उन्होंने, हाँ जी, हाँ, सेठी मैं साहब, क्या नाम क्या लूँ सर, इतने बड़े आदमी का मैं कैसे नाम ले सकता नजम हूँ? सेठी है साहब, वो नजम जी, नजम, छोटे मोटे। जी। तो इतने बड़े आदमी का नाम मैं नाचीज़ कैसे ले सकता हूँ? तो उन्होंने ये बोला था कि अफ़गानिस्तान जो है अगर पानी रोकने की बात करता है तो हम यहाँ से मिसाइल दागेंगे और अफ़गानिस्तान के डैम-वैम हम तबाह कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान कोई हिंदुस्तान थोड़ी है जो कि हम उसको टच नहीं कर सकते। ये उन्होंने बोला था सर। सर आज मुझे लग रहा है कि एक अंग्रेजी में कहावत है, ईटिंग हम्बल पाई। वो बैठ के इस समय दोनों हाथों से उस पाई को खा रहे होंगे कि आखिर मैंने अपने मुँह से ऐसी चीज़ बोली क्यों? क्योंकि अब वो स्थिति बन गई है कि अब वो चाहकर भी अफ़गानिस्तान के डैम्स को अपना टारगेट नहीं बना सकते। क्योंकि अगर वो बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका उनको खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। और दूसरी बात ये है कि बड़े गुस्से में इनके विदेश मंत्री ने एक बयान दिया कि हम इनको ऑब्लिटरेट कर देंगे, इनको वी विल सेंड देम बैक टू द केव्स। और तीसरी बात थी कि हम जाके डीप स्ट्राइक करेंगे। अरे भाई, इतनी हिम्मत जो है इनको केव्स में भेजने की,
ना तो सोवियत यूनियन कर पाया, ना संयुक्त राज्य अमेरिका कर पाया। और पाकिस्तान जो है वो ऐसी बातें बोलता है तो उसको ये कहते हैं कि या तो इस पे मीम बन सकता है या कोई जोक पैदा हो सकता है। इसके अलावा कोई बात दिखती नहीं है। आप धमकी भी दीजिए तो ऐसी दीजिए थोड़ी-सी प्रैक्टिकल सी लगे वो। उन्होंने तालिबान ने लौट के इनको धमकी दे दी कि हम तुम्हारा इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे। आज पता नहीं एक एक ड्रिल हो रही थी सर, आपको पता होना चाहिए कि हर 2 साल में कहते हैं एक ड्रिल होती है एयरपोर्ट की सुरक्षा को गेज करते हुए, कि भगवान ना करे वहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए तो क्या है। तो इनकी एक ड्रिल होनी थी, मेरे ख्याल से 30 नवंबर को होनी थी। कुछ डर का माहौल है पाकिस्तान में, तो वो ड्रिल जो है वो आज इन्होंने वहाँ पर की है। और ये ड्रिल थी एयरपोर्ट में बाय चांस कोई क्रैश होता है या कोई दुर्घटना होती है तो किस तरीके से एयरपोर्ट को इवैक्यूएट किया जाए और उसको सुरक्षित किया जाए। सर मेरा मानना ये है कि ये ड्रिल जो है ये वो वाली ड्रिल नहीं है जो कि हर 2 साल में होती है। ये ड्रिल उस वजह से है क्योंकि भारतीय इलाके में नोट इश्यू हो रखे हैं थोड़े से। और खतरा ये है कि इस बार भारत जो है वो रुकेगा नहीं। वो भारत इस समय इस्लामाबाद तक जाके बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट कर दिया है अभी, वो जाके इनका टारगेट बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने बड़ी जल्दी उस ड्रिल को प्रीपोन करके 30 अक्टूबर को रखा है आज के दिन। तो ये तो ये एज़ जो वी स्पीक तालिबान वाले कह रहे हैं कि साहब कि अगर आपने हमारे ऊपर बमबारी की तो हम इस्लामाबाद को टारगेट बनाएंगे, यस, तो यस। वो किस तरह का टारगेट बनाएंगे? टारगेट वो किसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, इस समय वो मैंने तो फ़ौज सुना है, है उन्होंने जो है वो रिक्रूटमेंट चालू कर दिया है सुसाइड बॉम्बर्स का। सुसाइड की ज़रूरत ही नहीं है उनके पास में। ऐसी क्या बात कर रहे हैं सर आप? आप ये देखिए कि जब इन्होंने अटैक किया था तालिबान के ऊपर, तो जिन लोगों को पाकिस्तान ने ट्रेन किया था, उन्होंने वही एफपीवी ड्रोन्स का प्रयोग किया और पाकिस्तान की नाक में दम किया, इनके मिलिट्री एसेट्स को उड़ाया जाके। जिन लोगों को पाकिस्तान ने ट्रेन किया, उन्होंने चाइनीज़ ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला किया और इफेक्टिव हमला किया। पाकिस्तानियों से बात नहीं हो पाई थी ये। तो ये मान के चलिए कि इस समय इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है, वो इधर से देखो तो टीटीपी तालिबान की जद में है और इधर से देखो ईस्ट की तरफ से देखो तो भारत की जद में है। तो आगे कुआं पीछे खाई, भाग पाकिस्तानी मुसीबत आई। इस समय हालत ऐसी हो रखी है, काटो तो खून नहीं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, चारों तरफ से पाकिस्तान इस समय घिरा है मुसीबतों से। और एक मुसीबत जो थी आसमानी जो थी वो कुछ महीने पहले आई हुई थी उन पे, जब पानी की बहुतायत हो रही थी उनके पास। तो उन्होंने शायद ज्यादा डिमांड कर ली ऊपर वाले से कि हमको पानी दे दे, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर रोका है। तो भारत ऊपर वाले ने सुन ली दबा के, इनकी सारी कबूल हो गई और पानी पे पानी दिया है इनको। तो पाकिस्तान बहा उसके अंदर और इन्होंने क्या किया कि अपने आर्मी एरियाज को बचाने के लिए सिविलियंस के एरिया में पानी को छोड़ दिया। लिहाजा हाँ, सिविलियन जो हाँ, थे उनकी हाँ, खेती बाड़ी तो गई, उनकी जाने भी गई। हाँ। फौज एक आदमी है, वो भारतीय सेना थोड़ी है वो। उसके लिए पाकिस्तान की जान की कीमत कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान की आर्मी का एक टूल है और जिस प्रकार से उस टूल का प्रयोग किया गया, आप ये देखिए, उसको डिस्पेंसेबल फोर्स बना के रख दिया इन लोगों ने। तो जब पाकिस्तान की आर्मी अपने डेड को कबूल नहीं करती, आपको ध्यान होगा कारगिल के वॉर में इनसे कह कह के भारतीय थक गए कि तो जो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक जो मर गए थे और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि वो उसके सैनिक नहीं है, तो भारतीय सेना के जवानों ने मौलवियों को अपनी पीठ पे बिठाकर उन हाइट्स को स्केल किया था, क्योंकि उन हाइट पे आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है जाने से पहले। तो फौजियों ने मौलवियों को पीठ पे बिठाया और उनको ऊपर पहुंचाया। वहां पर मौलवी साहब ने जाकर पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए नमाज जनाजा अदा की गई और फिर इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तानी डेड को वहां पर फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ में दफनाया है। वो सब हिलाली परचम जो था उससे कवर करके इनको वहां पर सुपुर्द खाक किया गया है। सर ये है नहीं, मेरे भारतीय ख्याल से सेना। दफनाना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब उनको अग्निदान देना चाहिए, अग्नि क्या संस्कार करें, करना मतलब चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे अब हैं मुझे कि मुझे लगता है कि जितने भी कम से कम ये जो आतंकवादी हैं, इनका तो अग्नि हाँ, संस्कार ही करना चाहिए। तो फिर उनको तो जन्नत नसीब नहीं होगी, फिर वो 72 कहां से हाँ, मिलेंगी। तो जब उनको ये इंसेंटिव खत्म हो जाएगा जन्नत का, तब ये हाँ, आतंकवाद भी करना बंद कर देंगे कि यार मारे गए तो अग्नि संस्कार हो जाएगा।
उसके बाद फिर जो है हम किसी लायक नहीं रहे। सर एक बात बताइए आप मुझे, क्या कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है? कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती सर, उसको काटना पड़ता है। जी। तो फिर आप बताइए ना, कैसे कैसे सीधी होगी दुम ये, जब तक कटेगी नहीं? तो अब ऐसा है कि ये दुम सीधी हो नहीं रही है इस समय। आप ये देखिएगा कि पीओजेके में इन्होंने, जो मेरे सोर्सेस खबर दे रहे हैं, इन्होंने फिर से अपने लॉन्च पैड्स बना लिए हैं और दर्जन की गिनती तो खैर मेरे पास में आ चुकी है। 1 दर्जन लॉन्च पैड जो हैं वो पीओजेके में इन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं और इनके दर्जनों लोग जो हैं इस समय इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार बैठे हैं भारतीय साइड में। तो ये ऐसे तो मानेंगे नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इट इज़ ऑनगोइंग, बंद नहीं हुआ है वो। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी ने 3 अक्टूबर 2025 को बयान दिया था कि इस बार हम रुकेंगे नहीं जैसा कि हम पहले रुक गए थे। तो मुझे कुछ-कुछ होता हुआ वो दिखाई दे रहा है इस समय। तो पाकिस्तान को थोड़ी-सी होश की दवा पीने की आवश्यकता है, इससे पहले कि देर हो जाए। क्योंकि हालत उनकी ऐसी है कि वो देश इस समय फ्रैगमेंटेशन की कगार पे बैठा हुआ है। और अगर फिर भी अकड़ नहीं गई, तो टूटने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कही हुई बात जो है वो झूठी साबित हो जाए। मैंने 5 साल का टाइम दे रखा है पाकिस्तान के बाल्कनाइज़ेशन के लिए। तो अगर मेरी बात अगर झूठी सिद्ध हो गई और वो 5 जल्दी साल ज़्यादा नहीं बाल्कनाइज़, दिया आपने क्या? फिर मैंने सोचा था कि थोड़ा-से अकल के काम लेंगे। आसिम मुनीर हैं थोड़े से अकलमंद आदमी चल रहे थे उस समय तक, जब तक कि इन्होंने राष्ट्रपति पद का भार इन्होंने ग्रहण नहीं किया था और अभी भी नहीं किया है। मैंने सोचा समझदार आदमी है, लेकिन फिर आखिर वही बात होती है। मेरी बात को पता नहीं क्यों प्रूव करते हैं। मैंने मज़ाक में एक बार बोल दिया था कि सन 47 में दोनों देशों का विभाजन, भारत का विभाजन जो हुआ था, भारत और पाकिस्तान में, वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, आईक्यू के आधार पर हुआ था। जो लोअर आईक्यू है वो रैटक्लिफ लाइन के उस पार चली गई थी। अब ये हर बार मेरी बात को सच कहते हैं सर। आप उठा के एक-एक चीज़ देख लीजिए, आपको लगेगा कि नहीं भाई मयंक तुमने सही बात कही है। आज उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान जो उन्होंने कल दिया था वो देख लीजिए। मतलब आप कैसी-कैसी बातें करते हैं मज़ाक की। पता लगता है कि भई इतना बड़ा ओहदे का आदमी जो ये कहता है कि कहाँ से राफेल गिरे, आपको कहाँ से पता लगा? सोशल मीडिया से पता लगा उनको भाई को। तो अगर उनके ज़िम्मेवार फॉरेन मिनिस्टर ऐसे बयान देते हैं, तो उनको क्या समझा जाए? कि आईक्यू में कुछ और कमी है या फिर जिन रफाल्स को गिराया था, वो वो एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज में पार्ट ले एक्सरसाइज रहे हैं में वो, भाग ले रहे हैं। भाग गए। बड़े मज़े की बड़े बात है। मज़े की बात ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इस समय अंबाला एयरबेस का भी वो करती हैं निरीक्षण और वो खुद राफेल में बैठ के फ्लाई करती हैं और बाद में फ़ोटो के साथ पोज़ करती हैं किसके साथ में? उस ऑफिसर के साथ में जिसका नाम ये लेते थे कि हमने उसको गिरफ्तार करके रखा। अल जज़ीरा ने भी चलाया था। वो सर खबर वो अल जज़ीरा ने भी चलाई जलजीरा थी। चलाए चाहे वो कुछ चलाए, वो तो बेचारा जलजीरा रह गया बेचारा। तो ये ऐसी बातें ना किया करें जिसको प्रूव ना कर सके। वो S-400 और आदमपुर का बेस का नाम लिया, अगले दिन प्रधानमंत्री वहाँ बैठे भाषण दे रहे थे। अच्छा ये साहब तो ये आप लोगों ने ये अ, 3-3 नोटैम एक साथ क्यों जारी कर दिए? सर ऐसा है, एक्साइज़ का नाम रखा था त्रिशूल, तो कुछ हर चीज़ 3 में होनी नहीं चाहिए। त्रिशूल तो एक थी, त्रिशूल तो ट्राई सर्विसेज है। तो नहीं, उसके बाद हर फिर चीज़ एक 3 में हो, हर चीज़ रोमियो 3 1 में। उधर वेस्ट बे ऑफ बंगाल में उसका नोटैम जारी हो गया 3 नवंबर से 14 नवंबर तक। फिर 3 नवंबर से 28 नवंबर तक इधर ये सेंट्रल कमांड ग्वालियर इलाहाबाद के बीच में इधर जारी हो गया। तो तो 3-3 एक्सरसाइज आप एक साथ करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं नहीं, कि पाकिस्तान एयरफोर्स वाले सोए ही नहीं? नहीं, देखो पाकिस्तान एयरफोर्स जाग रही है आपकी मुस्तैदी से और जब ये ट्वीट आया था, तो उस समय बालाकोट हो गया था, आपको ध्यान होगा। ऐसा है कि त्रिशूल नाम रखा था, तो ये फैसला किया गया कि हर चीज़ हम 3-3 में करेंगे। हुँ। तो अच्छा। ट्राई सर्विसेज़ बाँट लेंगे, 3 नोटैम जारी कर। सर आप मज़ाक समझ रहे हैं, मैं इतना सीरियसली आपकी बात बता रहा हूँ आपको। ये इनसाइड की खबर है सर ये। और पाकिस्तान अच्छा के जी। पास 3 तरफ से मुसीबत है इस समय, हुँ। ठीक है? एक तो अंदरूनी मुसीबत है उनकी टीटीपी, बीएलए की। एक एक तरफ से मुसीबत अफ़गानिस्तान है और भारत एक तरफ से मुसीबत खड़ी किया जा रहा है। तो हर चीज़ जो है वो 3 की फ़िगर में चलेगी इस समय। तो आज की तारीख क्या है सर? 30 30 में 3 और सिफ़र को जमा करते हैं तो 3 बनता है।
तो देखिए हर चीज आज 3 आज में से शुरू होती है। आज से ऑपरेशन त्रिशूल चालू हो गया ना, त्रिशूल एक्सरसाइज त्रिशूल चालू हो गई। मैंने आपको बताया हर चीज 3 में होगी सर, आप देखते रहिएगा। अच्छा साहब, ये चाबहार का क्या किस्सा है? हमने तो सुना कि साहब पाकिस्तान ने, मुनीर ने कहा था कि जय ट्रम्प अंकल, हाँ, इस चाबहार जो है इसको आप सैंक्शन कर दो, इसको हटा दो। हमने सुना वो ओह! चाबहार तो फिर भारत ने ले लिया वापस। सर एक एक चीज कही जाती है वो कि आप सैंक्शन वैंक्शन हट गई सब। हाँ, वो सृष्टि में जो बात होती है ना, आप सृष्टि में कोई भी यूनिवर्स को आप जो बात बोलते हो तो क्या करता है वो नेगेटिव हटा देता है, कि आप चाबहार नहीं दोगे, तो नेगेटिव क्या था इसमें? नहीं, तो वो नहीं हट गया सृष्टि में, और आप चाबहार दोगे वो पहुंचा ट्रम्प साहब तक, तो उन्होंने चाबहार के दरवाजे खोल दिए, सारे सैंक्शन हटा दी, और चाबहार जो है वो फिर से चल पड़ा। अब कुछ हो ना हो, इनको परेशानी तो इसकी बहुत होगी, क्योंकि इनके पास में एक पोर्ट है कराची का, जहां से इनका 60% व्यापार होता है, जिसको इन्होंने न्योता दिया था बांग्लादेश को आके यूज करने का, आपको ध्यान होगा, है ना? क्योंकि कराची इस समय डाइंग पोर्ट है, ये मान के चलिएगा आप, मतलब कभी भी वो बैठ सकता है, बंदरगाह जो है वो बैठ सकता है। दूसरा है इनके पास में ग्वादर, ग्वादर जो है वो बेचारा चीन खड़ा कर रहा है। अब चीन जो है इस समय काफी परेशान है, क्योंकि इन्होंने जो आसिम मुनी ने जाके 2 वक्त की रोटी खाई है, नहीं 1 ही वक्त की रोटी खाई है, 2 वक्त की रोटी थी, 1 ही वक्त में पूरी चेप गए ये। और जाके इन्होंने वादे कर दिए ट्रम्प अंकल से कि आइए हम आपको एयरफील्ड वापस देते हैं, हम जो इंडियन ने नुकसान पहुंचाया था हमने उसको रिपेयर कर दिया है। तो वो इन्होंने एयरफील्ड दी और इनको जगह दी वहां पर कि सर हम आपके लिए बगराम जो है वो क्लियर करते हैं, हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, बगराम खुल जाएगा आपके लिए, आप बगराम ले लीजिएगा। हम्म तो बेचारा बगराम जो हम्म। है वो तो फेलियर साबित हो गया। फिर ये कुछ वो नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। वो रशिया ने, पुतिन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि साहब कि हम अफगानिस्तान की हर तरह से सहायता करेंगे। तो ये तो वो रशिया भी चौथा खुल फ्रंट के खुल आ गया। गया उसी खेल में, गया ठीक है, तुम जो है ये ये तो बड़ा इधर बुरा हुआ। हमला करोगे करोगे, हम हर तरह से सहायता करेंगे, सारा हुँ, साजो सामान देंगे। क्या क्या साजो सामान उनको चाहिए? मैंने सुना हुँ, कि उनके जो वो पुराने जो आपकी वो जो जू गन्स हुआ करती थी, वो भी तैयार कर ली उन्होंने, एंटी एयरक्राफ्ट वाली। और बाकी हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो भी तैयार है, गनशिप्स। और कुछ उन्होंने कोई पुराने उनके सोवियत यूनियन टाइम के कोई फाइटर्स वगैरह हैं, वो भी तैयार कर लिए, उसमें मिसाइल भी फिट कर ली। और साफ-साफ कह रहे हैं कि साहब हम तो इस्लामाबाद को मारेंगे। फिर और ऐसा है ऊपर से आप भारत जो है वो चाबहार के थ्रू, और उन्होंने मतलब पूरी घेराबंदी कर दी आपने रास्ता खोल दिया। इस्लामाबाद की। नहीं, आप मज़े की बात ये देखिए जो रशिया जो इक्विपमेंट दे रहा है, अगर आप हुँ, ध्यान करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये इक्विपमेंट यूज़ किया है। तो रशिया का इक्विपमेंट जो है वैलिडेटेड है वो। बैट वॉर में वैलिडेटेड इक्विपमेंट है जिसको वो यूज़ करेंगे इस समय तालिबान। तो इस मतलब सर मुझे तरस आ रहा है पता नहीं क्यों पाकिस्तान के ऊपर आज, कि क्या होगा इसका देश का, जिसने इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोली थी और क्या था वो टू ब्लीड इंडिया बाय अ 1000 कट्स। सर ऐसी हुँ। बात कभी मत बोलिए जो आपके ऊपर आके पड़ जाए उल्टी। तो ये बात जो है ये इन्होंने बोल के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। हम ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेते, हम तो सिर्फ़ अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ में भी हमने पूरे मैत्रीपूर्ण संबंध रखे हैं और हमने उसको बताया है कि वो हमारा मित्र है और हम मित्र की हमेशा मदद करेंगे जैसा कि भारत की नीति रही है। अब रूस जो है वो मदद कर रहा है और मज़े की बात ये है कि रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में उन अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग कर रहा है जो कि चाइनीज़ लैबोरेटरी में बन के आते हैं। तो चाइनीज़ टेस्टेड वेपन सिस्टम जो है वो तालिबान के हाथ में आएँगे वर्सेस चाइनीज़ टेस्टेड वेपन सिस्टम जो कि पाकिस्तान भी यूज़ करेगा। तो देखते हैं कि ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में ये है। चाइना ने तो सुना अपना हाथ हटा लिया। पाकिस्तान के ऊपर से नहीं सामान तो बचा हुआ रखा है ना उनके पास में। हाथ वो हटाए तो सामान रह गया है। उसके लिए जो स्पेयर है वो भी नहीं दे रहा चाइना। ना नहीं मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे? हरकतें इन्होंने दोस्ती को निभाना नहीं सीखा। देखिए हुँ। दोस्ती निभाने के लिए आपको थोड़ी-सी हिम्मत चाहिए। भारत ने स्टैंड नहीं लिया। भारत को पता है कि रूस जो है वो भारत का मित्र है। जब भी भारत पे मुसीबत पड़ी है, रूस जो है हमेशा खड़ा हुआ है सीना तान के। तो भारत ने रूस का साथ नहीं दिया।
ट्रम्प अंकल ने बतेरी कोशिश कर ली, उन्होंने बोला सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, झूठा बयान भी दे दिया उन्होंने कि भारत ने बोला है कि हम तेल खरीदना कम कर देंगे। भारत ने बोला थैंक यू सो मच, हम तो उतना ही लेंगे जितना हमको चाहिए और हम रिफाइन करेंगे और यूरोप को बेचेंगे। और सऊदी अरेबिया का बंटा-ढार हो रहा है उसमें। वो बेचारा नंबर 2 पे चला गया एक्सपोर्ट के मामले में। तो भारत ने कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा और इस समय भारत जो है वो अफ़गान दोस्तों का साथ जो है वो नहीं छोड़ेगा। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है सर कि जब देखा जहाँ देखी थाली परात वहीं गँवाई सारी रात। वो क्या बोलता है अजय रैना इसको? कौन-सी मंडी है सर वो? जिसका ज़िक्र करता है वो अजय बार-बार? नाम भूल रहा हूँ मैं। हीरा मंडी। हाँ, हीरा मंडी, यस, यस। तो कोई ये हर बार अब ये सर मैं अब ये बता रहा हीरा हूँ मंडी तो हीरा तो क्या है, कोयला मंडी हो गई। सर कोयला भी तो किसी काम आता है सर ये। क्यों? क्योंकि साहब वो कबीरदास जी कह गए हैं। कबीरदास जी जी, ने कहा हुँ, कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़न की हाट, हाय! हाँ। जहाँ कुंजड़न की हाट। हुँ, हुँ, जहाँ जो कुंजड़ों की लोग वैल्यू बाज़ार नहीं हो समझते, वहाँ पे हीरा नहीं खोलना चाहिए। तो बिल्कुल। इसलिए अभी पाकिस्तान में हीरा मंडी कैसे होगी? पाकिस्तान सर में वो तो नाम कोयला नाम मंडी दिया है। गया नाम दिया गया। सर कोयला मंडी मत बोलिए, देखिए कोयला बड़ा काम आता है। कोयला अच्छा। ईंधन का बहुत बड़ा स्रोत है। हुँ, तो कोयला बहुत काम की चीज़ है और कोयला जो है कोयले से हमको वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको ग्रेफ़ाइट वग़ैरह क्या-क्या पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिलती है कोयले से हमको। तो कोयला बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। पाकिस्तान किसी काम का नहीं है सर। पाकिस्तान की तुलना आप पाकिस्तान से ही कर सकते हैं केवल। वो फिर मुझे वो रामचरितमानस की वो पंक्ति याद आती है जिसमें कि भगवान राम की तुलना जो है वो रघुवर मुख बनिया, रघुवर छवि के समान रघुवर मुख बनिया, तुलसीदास जी का, है ना? ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र हाँ। तो जो भगवान राम थे उनकी बाजत तुलना भगवान राम से पैंजनिया। बाजत तैयब। तो आज न जाने क्यों तुलसीदास जी की लिखी हुई अरे रामचरितमानस तुलसी बार-बार बाबा ने उठाते बहुत हैं। बड़ी-बड़ी बातें कही हैं साहब। लेकिन मुझको तो आप ये बता दीजिए कि ये जो जी, रशिया जो है, जी। ये क्या करने पे आमादा है कि इसने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज़ मिसाइल बना ली? क्या हाँ, करना मैंने चाहता है वही ये? सुना। 15,000 किलोमीटर मैं सुन रहा हूँ उसमें ये न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज़ मिसाइल बना ली और न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पेडो भी बना लिया। हाँ, वो नेवर एंडिंग टॉर्पेडो होगा वो तो। पूरी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा और वापस मारेगा वो। तो हमारे ट्रम्प अंकल का क्या होगा फिर? क्योंकि ट्रम्प अंकल का ट्रम्प तो अंकल मैंने सुना कि उनके हाँ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की हालत ये है हुँ, कि हुँ, अगर आज को कोई युद्ध हो जाए तो उनके यहाँ उनकी मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। हुँ, हुँ। इस समय हालात बहुत खराब है और मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि इस समय अमेरिका में जो होमलैंड सिक्योरिटी होम गार्ड जो हैं उनके, वो रायट कंट्रोल ड्रिल कर रहे हैं सर। मेरी बात को आप बड़े ध्यान से सुनिए। साहब अभी तो वैसे भी हाँ। किसी को पैसा नहीं मिल रहा वहाँ सरकार को। हाँ, तो इस समय जब आदमी को पैसा नहीं मिलेगा, उसके पैसे की कीमत कम हो जाएगी, तो आंतरिक कलह होगी वहाँ पर। लोग सड़कों पर निकलेंगे, लूट-पाट मचेगी। उसकी प्रैक्टिस जो है इस समय यूएसए में चल रही है। जो मेरे मित्र इस समय इस प्रोग्राम को यूएसए से देख रहे हैं, इस बात की अवश्य पुष्टि करेंगे कि होम गार्ड जो है वहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं इस चीज़ का। तो ये मामला जो है बहुत गंभीर बन रहा है इस समय ट्रम्प साहब के लिए और इन सब स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रम्प साहब इस समय 6 महीने से अधिक जो है उस सत्ता पर आसीन नहीं रह पाएँगे। 6 महीने का टाइम जो है उनके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस समय जिस प्रकार से विश्व के हालात हो रहे हैं और वो जिस तरीके से उसको डील कर रहे हैं एक और या भविष्यवाणी है, एक और वन जी, मोर बिल्कुल, प्रेडिक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेडिक्शन नहीं है सर, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं तो सिर्फ़ पॉइंट्स को डॉट्स को जोड़-जोड़ के चलता हूँ और फिर उसके अपना एक डिडक्शन रख के छोड़ देता हूँ वहाँ पर। तो ये मेरा मानना है कि अगले 6 महीने ट्रम्प साहब के लिए भारी पड़ने वाले हैं और वो किस प्रकार से भारी पड़ेंगे ये मैं नहीं कह सकता, परंतु भारी पड़ेंगे। उनकी अपनी नीतियाँ और उनके विरोधी जो हैं, वो परस्पर एक-दूसरे से मिलकर इनके पतन का कारण बनेंगे। ये आप मान के चलिएगा। और सर फिर ऐसा है कि देखिए भारत जैसे संत देश पर हाथ डालने से क्या मिलेगा? जाकी मोटी हाय। हम किसी का बुरा नहीं नहीं चाहते। साहब अभी तो आपको पता नहीं है, वो तो ईस्ट से हमला करेंगे, वो तो हमारा चिकन नेक उड़ा ले जाएँगे, अरे! चिकन नेक को काट के खा जाएँगे, नॉर्थ अरे! ईस्ट को ले लेंगे। अब बांग्लादेश जो है वो उनका चमचा बन गया है।
वैसे मैंने ये सुना कि साहब कि चिकन नेक में तो आजकल भारत वाले जो हैं वो बड़े आराम से घूमते हैं, जो बांग्लादेश वाला पोर्शन है उसका बगल वाला। सर वहां पर भारत की पेशकदमी जो है वो बहुत देखी जा सकती है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उसका पिट्ठू बन गया, डीएनए तो एक ही है सर। आप ये देखिए, हम लोग ये भूल जाते हैं भारतीय, हम ये सोचते हैं कि बांग्लादेश में हमारे पक्षधर बैठे हैं। सर कैसे हो सकते हैं? जब विभाजन की बात हुई थी तो ईस्ट पाकिस्तान नाम का एक कोना भी तो कटा था, वेस्ट पाकिस्तान इधर से कटा था। तो लोगों की मंशा जो थी वो पाकिस्तान में जाने की थी जो वहां पर है। तो जो सोच पश्चिमी इलाके में होगी वही तो पूर्वी इलाके में थी। हाँ, इनकी आपस में पटी नहीं तो लड़ भिड़ बैठे ये लोग, परंतु सोच तो एक ही थी कि एक काफिर बैठा है और एक हिंदू बनिया है जिससे हमको अलग लेना है। वो याद नहीं आता आपको, आसिम मुनीर की एक तकरीर थी जिसमें वो हाँ। हाथ यूं यूं करके यूं यूं करते हैं। वो बड़े हाथ जो है वो इनके एक्शन जो है इनको बिल्कुल चौका मार दिया उन्होंने उसमें। जहां बोला था कि दो कौमी नजरिए को हमको भूलना नहीं चाहिए और हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और ये और वो। वी आर तो एवरी बिट डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज। हाँ, तो ये अलग बात इन है कि इसराइल के चमचे बनना उनको मंजूर है। सर, सर वो कारण है उसका। आप ये देखिए कि आसिम मुनीर जो हैं वो हर वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने लिया था। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपनी फोर्सेस को भेजा था जॉर्डन के किंग के कहने पर जॉर्डन में, और वहां पर उन्होंने निहत्थे पैलेस्टीनियंस को गोली मारी थी। वो मेरे जनरल जियाउल हक ने नहीं भेजा था उस समय तो। वो ब्रिगेडियर आपके ब्रिगेडियर जियाउल हक थे, वो गए थे वो लेकिन। ब्रिगेडियर था, वो पोस्टेड था वहां पे जॉर्डन में। हाँ, तो इन्होंने जाकर वहां पर निहत्थे पैलेस्टीनियंस को मारा था। तो आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि ब्लैक उन्होंने सितंबर 20, उसी का हाँ, नाम था, ब्लैक सितंबर। ब्लैक सितंबर। तो जब आसिम मुनीर ने देखा कि मेरे गुरु ने ये काम किया है तो मुझे गुरु से एक कदम आगे बढ़ना है, तो उन्होंने जाके हाथ मिलाया इजरायली के साथ में। अब देखिए 20 से ज्यादा मार के आएंगे, आप देखते रहिएगा। हमास को साफ करने का ठेका लिया ना। वैसे पहली जो है वो पहली खेप इनके सोल्जर्स की लाशों की वो शुरू हो गई है सऊदी अरब से। 3 हाँ, लोग मार दिए गए, 3 सोल्जर्स वर किल्ड बाय हुतीज यस्टरडे। तो हुतीज ने पहले ही बोला था 25,000 कब्रें तैयार रखना तुम अपनी। उसकी शुरुआत हो गई। हो गई है। तो होगी सर, ये हरकतें ऐसी है। देखिए, आप पैसे के बल पर अपने सैनिकों की बलि चढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात है, ये मान के चलिएगा, ये जो पैसा आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, ये इनके सोल्जर्स की लाशों का पैसा है और कुछ थोड़ी है ये। सऊदी अरेबिया ने इनको रियाल दिए, आप भेजिए 25,000 फौजी। 25,000 फौजी, इनको मालूम है मौत के घाट उतारे जाएंगे, पर इनकी अपनी जेबें तो भरेंगी सर। तो जेबें भर रही हैं अपनी। बेगम साहिबा जो है उन्होंने 22 अगस्त को नागरिकता ग्रहण की है यूएसए की, 3 लड़कों के साथ में अपने। तो ऐसे थोड़ी नागरिकता मिलती है किसी को। अब वहां पर ये जो रियाल मिलेंगे वो रियाल जाके इनके स्विस अकाउंट में ट्रांसफर होकर जमा हो जाएंगे। हमने पिछली बार बात की थी $11 बिलियन की, वो भी जमा हो रहे होंगे इनके पास में। तो जब तक पाकिस्तान पूरा निचोड़ ना लिया जाए और एक खोखला जमीन का टुकड़ा ना रह जाए, ये लोग उसको चूसते रहेंगे। इनका कोई लव लॉस नहीं है। ऐसे कई देश के नायक हैं, पाकिस्तान में नहीं है, विदेशों में और देशों में भी हैं। एक देश ऐसा है जो कि युद्ध लड़ रहा है, उसके पीठ के पीछे बहुत बड़ी बड़ी पावर्स लगी हुई हैं और वो लोहा ले रहा है एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ में। और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन श्रीमान जी के आर्थिक स्थिति जो है वो दिन पर दिन मजबूत होती चली जा रही है। तो एक दिन मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब की कोठी उनके कोठी के बगल में बनने वाली है। तो ये सूत्र मेरे ये बता रहे हैं। तो आसिम आपके मुनीर साहब सूत्र आपके सूत्र बड़े तगड़े हैं। जरा और कुछ बताइए, सूत्र और क्या क्या कह रहे हैं? सूत्र मेरे ये बता रहे हैं कि बस आप देखते रहिए, इस समय आसिम मुनीर साहब के लिए प्राइवेट जेट तैयार होगा, क्योंकि उन्हें उनको जल्दी एक्सटेंशन उड़ान। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तक नहीं मिला। सर अभी देखिए, आज तारीख है 30 अक्टूबर, कल है 31, परसों है 1 नवंबर के महीने में उनको एक्सटेंशन मिलना है। तो अभी भी 2 दिन बाकी हैं। देयर इज, क्या कहते हैं वो, देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, है ना? वो आप पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, वक्त बलराज साहनी की पिक्चर थी। ये चाय का हाँ। प्याला लबों तक पहुंचते पहुंचते भी छलक जाता है। तो ऐसी कोई बात भी हो सकती है इस समय, क्योंकि ऐसे ही डॉट मिलाते मिलाते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि सितंबर अक्टूबर का महीना
जनरल आसिम मुनीर के लिए भारी होगा और पाकिस्तान जो है वो गृह युद्ध की स्थिति जो है वो झेल रहा होगा। इस समय आप देख लीजिए ये स्थिति चल रही है इस समय, और आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिलना जो है ये मैं नहीं कह सकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी दिमाग जो है वो कुछ अलग ही लेवल पे काम करता है। हम लोग अपने आईक्यू के लेवल की बात करते हैं, ये तो दिखेगा भी नहीं, हाथ इतना नीचे चला जाएगा। ये अपने लेवल की बात करते हैं, तो इसलिए इनके बारे में आप सोच नहीं सकते कि क्या कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा जनरल राजीव घई ने स्टेटमेंट दिया था ये, कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान कैसा एनिमी है, वो रुक नहीं सकता, वो जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेगा डिस्पाइट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन ऑपरेशन सिंदूर। ये जनरल राजीव घई ने हाँ, वो तो हमें मौका ज़रूर देगा, बिल्कुल, हाँ, हमें मौका तो देगा। तो ये हर भारतीय जानता है कि जैसे कि आपने बोला ना, कुत्ते की दुम तोड़नी पड़ती है, सीधी नहीं होती है। तो ये इस समय दुम उसी लेवल पे आके पहुंच चुकी है। अभी इस समय सर्जिकल ब्लेड जो है वो निकाल रखा है और कई सर्जन्स जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं इनकी दुम को काटने के लिए। फिर वही बात है, आज 3 सर्जन्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके, जो कि सर्जिकल ब्लेड लेके इनकी दुम काटने के लिए तैयार बैठे हैं। आगे आगे देखिए कितने आएंगे असिस्ट करने के लिए। इस समय पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है। लेकिन पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि साहब कि हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, और ऊपर से एफएटीएफ उनको धमकी दे रहा है। ये कौन सी ये चूहे बिल्ली वाली लड़ाई है? बहुत पहले एफएटीएफ की एक प्लेनरी हुई थी 12-13 जून को, और 12-13 जून की प्लेनरी में ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान जो है वो वॉच पे रहेगा एफएटीएफ की। कारण कि 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी भारत में, सुई जो थी वो इंगित कर रही थी पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है इस काम के लिए वो कहीं उनको दिख रही थी। तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला था, परंतु वॉच पे रखने की बात बोली थी। उस चीज के बाद में भारत ने प्रॉपर डोजियर तैयार किया था और नेक्स्ट प्लेनरी 20 अक्टूबर को हुई है। तो अभी मेरे पास में उसकी रिपोर्ट आई नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया हूं उसको, उसमें क्या बोला गया है। जैसे आप बोल रहे हैं इसका मतलब कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं शाया हुई होगी। मैं एक बार रिपोर्ट पढ़ के आपको बताऊंगा है क्या आखिर। तो उसके बेसिस पे ये प्रूफ जो है ये पुट अप किए गए थे एफएटीएफ को पाकिस्तान के इस फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए, जिसमें कि पहलगाम की घटना जो है वो प्लान की गई थी पाकिस्तान द्वारा। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की वॉच लिस्ट में आया है। इन्होंने कराची का पोर्ट क्यों ऑफर किया है? क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया के सामने वो ऐसा देश बन के उभरे कि वो और देशों की साउथ एशिया में मदद कर रहा है उनके ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से एल्डर ब्रदर की भूमिका अदा कर रहा है इस एरिया में। तो एफएटीएफ का जो वो एक बुरी चीज होती है ना, बुरा साया, वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाए। परंतु इनके हालात ऐसे हैं नहीं कि इसको ये हल्का होने देंगे। ये कहीं ना कहीं फिर गलती करेंगे और गलती करते रहेंगे और फिर इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था कि दर्जन भर लॉन्च पैड तैयार हैं इनके, तो ये फिर कोशिश करेंगे। और इस समय तो खैर भारत हमेशा की तरह से तैयार है। तो स्वागत के लिए फूल माला जो है वो पिरो ली गई हैं, और जैसे ही इन्होंने कुछ हिमाकत की वैसे ही ऑप सिंदूर जो है वो वापस से लॉन्च हो जाए। लेकिन चाइना तो इस समय भारत से अच्छी बातें कर रहा है। उसने रेयर अर्थ्स के लाइसेंसेस भी दे दिए सारी कंपनीज को। खाली उसके बिल्कुल ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि साहब कि आप इसको अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे नहीं और करेंगे। डिफेंस में यूज नहीं करेंगे। तो जिन ना, कंपनी को लाइसेंसेस मिले वो डिफेंस कंपनीज है ही नहीं, जिन्होंने बिल्कुल। मांगे थे लाइसेंसेस। हाँ जी, हाँ जिन्होंने जी। मांगे थे उनको सबको दे दिए। तो एक हम्म, कंडीशन है कि साहब आप यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करें। हम क्यों करेंगे यूएस को एक्सपोर्ट? नहीं मतलब ही बनता है। मतलब ही नहीं बनता। तो इस समय जो चाइनीज का रुख भारत के प्रति है वो बिल्कुल ही चेंज रुख है इस समय, और इस रुख को ऑब्जर्व करना बनता है हमारा। नहीं, ऑब्जर्व करना आज बनता है। मुझे लगता है 4-5 साल की विंडो है, तो 4-5 साल की विंडो का फायदा उठाना चाहिए। टैक्टिकल है अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजैक्शनल है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा है कि जब दो सोवरेन कंट्रीज आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे के हित को भी देखते हैं और अपने हित को भी ऊपर रखते हैं, सीधी सी बात है। भारत और चीन जो है वो सिविलाइजेशनल नेशंस हैं। वो आज या कल या 200 साल पहले आजाद हुए देश नहीं है। हम लोग हिस्टोरिकली एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते आए हैं।
लोग काफी बातें करते हैं कि वो ऐसा कर दिया, उसने अपनी मिसाइल्स जो है वो पेंगोंग त्सो के पास लगा रखी है, HQ-9 भी उसने लगा दी है, और बाकायदा फोटो वोटो भी आती है उसकी कि भाई रूफ से वहां से वो लॉन्च कर देगा, जो भी करेगा। हर देश जो है अपनी सुरक्षा को देखता है, चाहे वो भारत के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। हम ये मान के चलें कि वो अपने देश के हित साध रहा है, लेकिन अगर वो मेरे देश के हित की बात करता है, तो हम उसका स्वागत भी करेंगे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये अलग-अलग बन जाती हैं, इनको हाइफ़ेनेट करके ना देखा जाए तो अच्छा रहेगा। और जितने भारतीय दर्शक जो कि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर, वो ऐसा ना समझें कि देखिए ऐसा है कि अगर चीन के साथ में हमारे संबंध सुधर रहे हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया कि चीन की सीमाओं से अपनी फ़ोर्सेस को विथड्रॉ कर लिया है। ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम चीन की सीमा पर अपनी सड़क जो है उसको भी निरंतर बना रहे हैं, लॉजिस्टिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पर साथ-साथ चीन के साथ में वार्ताएँ भी कर रहे हैं। तो चीन भी अगर ऐसे कदम उठा रहा है, तो ये मान के चलिए वो भी वही काम कर रहा है जो एक हर सोवरेन कंट्री को करना चाहिए, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हाँ, उसको ऑब्जर्व करना जो है वो हमारा फर्ज बनता है कि वो क्या कर रहा है और उसका क्या असर हो सकता है हमारे ऊपर, ये हमको स्टडी करना आवश्यक है। तो चीन का इस समय भारत के प्रति रुख और जो फोटो अपॉर्च्युनिटी इस समय एससीओ कॉन्फ्रेंस में हुई थी, खास तौर से 1 सितंबर को, जब तीनों देश के नेता जो खड़े होके हँस-हँस के बातें कर रहे थे, उस हँसने से काफ़ी कुछ मिर्च जो थी वो बहुत सारे देशों को लगी होगी और पृष्ठभाग में अग्नि अवश्य प्रज्वलित हुई होगी। सच में सीरियसली सर, तो उसका हुँ, उसका असर जो है वो बहुत दूर तक देखा जा रहा होगा, इसको परंतु जो हो इ जी, इ इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि साहब तशरीफ़ जल गई। हाँ, पर अकल नहीं आई। अकल रस्सी जल तशरीफ़ गई जलने पर से बल थोड़ी नहीं आती गया। है, अकल तो दूसरे तरीके से आती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तशरीफ जल गई पर अकल नहीं आई। तो समझा करें लोग सर ये क्या दिखा रहा है दुनिया को, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतने आसानी से चीज़ें जो होती हैं वो मीठी गोली की तरह सटकी नहीं जाती हैं। पहले गोली का निरीक्षण कीजिए, देखिए पहले उसको आँखों से इसको टेस्ट लीजिए, फिर अपने ऑल्फैक्टरी सेंसेस का प्रयोग में लाइए, उसकी खुशबू लीजिए और फिर उसका स्वाद कीजिए। इतनी जल्दी थोड़ी हर अब चीज़ तो को पता देखना भी नहीं चल रहा है आजकल तो भाई ये हम तो रोज़ पढ़ते हैं कि साहब ये फिर कोई नया वेपन लॉन्च कर देते हैं भारत। कभी कोई ये अस्त्र 1, साइंटिस्ट कभी 2, कभी 3, कभी कुछ रुद्रम 3, कभी कोई आपका नई मिसाइल कोई सर तेजस ऐसा 1, नहीं 2 पता नहीं क्या-क्या सब क्या-क्या होता चला जा रहा है, हमें तो समझ सर में नहीं आ रहा क्या हो रहा ये इतनी बड़ी बात नहीं है सर। देखिए ये साइंटिस्ट जो हैं, है। इनको अपने एवरी डे बच्चों को वेपन ये हो गया है आजकल। वेपन सर ये मजबूरी बन जाती है। देखिए हर साइंटिस्ट के अपने बच्चे होते हैं। उनके बच्चों को 1, 2, 3 सिखाना होता है। तो हुँ, आज अस्त्रा 1 किया, फिर कल अस्त्रा 2 किया, फिर बोलते हैं अस्त्रा 3 जो है वो प्रयोग में आ रहा है अभी, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, 350 किलोमीटर की मार कर लेगा, वो भी दिखाएँगे आपको। तो बच्चे जो हैं सीखते हैं, 1, 2, 3 से लेकर 350 तक की गिनती जो है वो बच्चों की, वो कंठस्थ हो जाती है। सर यही तरीका है भारत में बच्चों को सिखाने का। हम वो तो है नहीं कि बच्चा जो इच्छा है वो पढ़ ले, ना। माँ-बाप जो हैं वो मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में और उनको सिखाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे साइंटिस्ट के भी बच्चे हैं, उनको साइंटिस्ट सिखा रहे हैं कि बेटा अस्त्रा 1, अस्त्रा 2, अस्त्रा 3 आएगा, पापा कितनी दूर जाएगा? बेटा 350। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, गिनती सिखा रहे हैं सर, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इसको अन्यथा ना लें, बच्चों को गिनती सिखाई जा रही है। और बच्चों के साथ-साथ क्या है कि पड़ोस में आवाज़ जब जाती है तो पड़ोसी के बच्चे भी सीख जाते हैं गिनती क्या होती है सर। हाँ, नहीं तो आप ब्रह्मोस 2 लगा देंगे और राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब कि हम 1 इंच पाकिस्तान का हमारे रेंज में है। ऐसे धमकाया जाता है क्या पड़ोसियों को? अच्छा लगता है। सर फिर वही बात है सर, देखिए राजनाथ सिंह जी भी बच्चों को सिखा रहे हैं। वेट्स एंड मेजर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है सर क्लास में। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपने इतनी बड़ी क्लास पास की, यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके आए हैं आप। आप ये नहीं जानते बच्चों को वेट्स एंड मेजर्स भी सिखाया जाता है। तो राजनाथ सिंह जी अगर इंच के बारे में देखिए राजनाथ सिंह जी जो है वो पुराने विचार रखते हैं। जो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम था ना, एमकेएस सिस्टम तो बाद में आया था। उससे हाँ, पहले एफपीएस पीएस सिस्टम समय होता था। हुँ, तो राजनाथ सिंह जी जो है एफपीएस सिस्टम वाले हैं, तो इसलिए उनके मुँह से इंच निकला था। बाकी जो है नए वाले जैसे हम आप बात करेंगे, क्योंकि आप तो ख़ैर इस समय सर मात्र 16 वर्ष की आयु है आपकी। तो इस आयु में आप एमके सिस्टम की बात करते हैं, आप जेन ज़ी हैं, आप मीटर्स में बात करेंगे।
स्क्वायर मीटर से बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे, आप बात करेंगे, तो ये बोलेंगे कि ब्रह्मोस की सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ अ मीटर है। यानी कि आप जहां पॉइंट लेंगे उसके आधा मीटर दूर तक ही ब्रह्मोस जाके गिर सकती है। तो हम चाहें तो आसिम मुनीर साहब की खिड़की से उनका हैप्पी बर्थडे टू यू वाला कार्ड जो है वो ब्रह्मोस द्वारा डिलीवर कर सकते हैं। वो खिड़की से जाके डिलीवर कर देगी। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सर हम आप हमको दुश्मन मानते हैं, फिर भी हम आपका जन्मदिन मनाने की ये प्रयास ज़रूर करते हैं सर। हुँ। तो सर देखिए, फ़ौज है तो बात आपस में सर गोली, बंदूक, मिसाइल ऐसे ही करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है सर। हैप्पी बर्थडे लिख के भेज दिया। वो याद है आपको, एयरफ़ोर्स वाले थे, उन्होंने क्या रवीना टंडन कुछ लिख के भेजा था, किसी पाकिस्तानी नेता ने कुछ बोला था कि उनकी जो फ़ेवरेट एक्टर हैं वो रवीना टंडन है, तो उन्होंने बॉम्ब पे रवीना टंडन की तरफ से उन्होंने बॉम्ब लगाया और भेज दिया। सर भारतीय जो हैं बड़े सहिष्णु हैं सर। आप बेशक अपने आप को दुश्मन प्रोजेक्ट करें हमारा, लेकिन हम आपके मनस्थिति को समझते हैं और हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं और आपका दिल तोड़ने का हमारा कतई इरादा नहीं है। सर बेशक फोड़ दें आपका हम सर, पर दिल नहीं तोड़ेंगे सर। चलिए, देखते हैं दिल टूटता है या बचता है। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल चौबे जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।